नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का माय यूट्यूब चैनल स्टडी 92A में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक, भारत की न्यायपालिका से संबंधित प्रश्न कराएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में वही प्रश्न कराएंगे जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे भी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। तो चलते हैं दोस्तों प्रश्न की ओर, देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्यरत रहता है। मतलब सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्यरत रहता है। तो कितनी आयु तक रहता था इसमें दोस्तों कोई नहीं तो रहता कितनी तक है न 56 वर्ष, ये भी नहीं है दोस्तों। 58 वर्ष, ये भी नहीं है दोस्तों। 60 वर्ष, ये भी नहीं है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है। सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी प्रतिमाह मतलब प्रत्येक महीने में उसे कितना वेतन मिलता है। तो उसको मिलता है दोस्तों 2,80,000 रुपये। कितने? 2,80,000 रुपये। अगला प्रश्न है दोस्तों कि उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। क्या है दोस्तों? उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। तो ये थी सुश्री MS फातिमा बीबी। कौन थी दोस्तों? MS फातिमा बीबी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस पर भारित होते हैं। किस पर होते हैं दोस्तों? भारत की संचित निधि पर। किस पे? भारत की संचित निधि पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से कौन से मामलों पर विचार करते समय एक संघीय न्यायालय के रूप में काम करता है। तो किसमें काम करता है दोस्तों? अंतर्राज्यीय विवाद। किसमें? अंतर्राज्यीय विवाद। अगला प्रश्न है दोस्तों, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया था। किस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा किया गया था दोस्तों। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। कौन आता है दोस्तों? मूल अधिकारों का संरक्षण। कौन आता है? मूल अधिकारों का संरक्षण। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अर्हता अनिवार्य नहीं है। कौन सी अनिवार्य नहीं है? तो दोस्तों ये है आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। ये है आपका सही। अगला है दोस्तों, किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय केंद्र व राज्य के मध्य विवादों का निपटारा करता है। क्या करता है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार जो है विवादों का निपटारा करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तो क्या आता है दोस्तों? होता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। क्या प्राप्त है दोस्तों? तो प्राप्त है मूल, अपीली और परमादर्शी अधिकार क्षेत्र। ये भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्षों तक उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत करने का अनुभव होना चाहिए। कितने वर्षों का अनुभव होना चाहिए दोस्तों वकालत करने का? कम से कम दोस्तों 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। तो कितनी उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं? तो दोस्तों वो है 65 वर्ष में। कितने? 65 वर्ष में। अगला है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाही है। मतलब कहाँ पर मनाही है वकालत करने की? तो वो वहाँ है भारत के किसी भी न्यायालय में। अगला प्रश्न है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं। तो कितने न्यायाधीश हैं दोस्तों? 31 न्यायाधीश हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कौन हटा सकता है? कौन हटा सकता है दोस्तों? तो विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति। क्या? विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति जो है वो हटा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया है? किसने सुशोभित किया है? तो किसने दोस्तों? के.एस. हेगड़े ने। किसने? के.एस. हेगड़े ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत के वह मुख्य न्यायमूर्ति कौन है जिन्हें भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ था? ऐसे कौन है? वो हैं दोस्तों न्यायमूर्ति एम. हिदायतुल्ला। कौन है दोस्तों? न्यायमूर्ति एम. हिदायतुल्ला। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के राज्य क्षेत्र में उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी वो थी लीला सेठ। अगला प्रश्न है दोस्तों कि उच्च न्यायालय जिसे पहली महिला मुख्य न्यायाधीश प्राप्त होने का गौरव प्राप्त है तो कौन है? हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की महिला को। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी तो कहाँ से की गई थी? संविधान द्वारा की गई थी दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? तो वो है वह सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति करते हैं। यही ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय न्यायपालिका के शीर्ष स्थान पर कौन आता है? कौन आता है? तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय शीर्ष स्थान पे आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 134 का के तहत सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र संदर्भित है। किसमें संदर्भित है? संघ सरकार को संदर्भित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय के परामर्श मांग सकता है? कौन मांग सकता है? तो भारत का राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से क्या उच्चतम न्यायालय के सलाहकारी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? क्या आता है दोस्तों? तो वो आता है भारत के राष्ट्रपति का उच्चतम न्यायालय से विधि या किसी तथ्य के विषय में सलाह मांगना। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न, किसी राज्य में चुनाव याचिका पर फैसला करने की शक्ति किसके पास है? तो किसके पास है दोस्तों? उच्च न्यायालय के पास है। अगला प्रश्न है दोस्तों, न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? तो वो है दोस्तों कानून का अधिनिर्णय करना। अगला प्रश्न है दोस्तों, न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को कहते हैं? क्या कहते हैं? न्यायपालिका द्वारा कानून को बनाए तो कहते हैं निर्णय विधि। क्या कहते हैं दोस्तों? निर्णय विधि। अगला प्रश्न है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है? उच्चतम न्यायालय के जो न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है? वो कार्य है कानूनों को संवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण करना। क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है। किस पे आधारित है दोस्तों? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अंतिम अपीलीय न्यायालय है? अंतिम अपीलीय न्यायालय जो है दोस्तों वो है सर्वोच्च न्यायालय, अंतिम अपीलीय न्यायालय है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन किस पर भारित होती है? किस पर भारित होती है दोस्तों? तो वो होते हैं भारत की संचित निधि पे। किस पे? भारत की संचित निधि पे।
अगला प्रश्न है दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से कौन हटा सकता है? तो कौन हटा सकता है दोस्तों? संसद से पारित बहुमत प्रस्ताव पर राष्ट्रपति जो है वो हटा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यालय से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है दोस्तों? संसद के दोनों सदनों की सिफारिशों पर राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है दोस्तों, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को कहाँ वकालत करने की अनुमति नहीं है? तो कहाँ नहीं है? उच्च न्यायालय जहाँ से वह सेवानिवृत्त हो वहाँ पे से वकालत करने की अनुमति नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 222 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण किसके अंतर्गत आता है? तो किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? तो आता है राज्य सरकार के अंतर्गत। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किसके पास यह शक्ति है कि वह किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण कर सकता है? तो कौन कर सकता है? भारत के राष्ट्रपति जो है वो कर सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पहली बार उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो कहाँ स्थापित किया गया था दोस्तों? बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में पहली बार उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? तो किस आयु तक बने रहते हैं? 62 वर्ष की आयु तक बने रहते हैं दोस्तों। कितनी? 62 वर्ष तक। अगला है, इनमें से किस संविधान संशोधन के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? कौन सा संविधान संशोधन? 15वें संविधान संशोधन में ये 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। पहले कितनी थी? 60 और 15वें संविधान संशोधन में से बढ़ाकर कितने कर दिया गया? 60 से 62 वर्ष। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 231 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है, यह किससे संदर्भित है? तो किससे संदर्भित है दोस्तों? राज्य सरकार से संदर्भित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से किन 2 राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है? किन 2 राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है? तो वो है महाराष्ट्र और गोवा के लिए एक ही उच्च न्यायालय है। अगला प्रश्न है, किन 2 राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है? तो वो हैं 2, हरियाणा और पंजाब, 2 राज्य उनके लिए ही एक ही उच्च न्यायालय है। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो किसके द्वारा? राज्य के राज्यपाल द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए कम से कम कितने वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो? कितने वर्ष? तो कम से कम 10 वर्ष तक कार्य किया हो। कितने हैं दोस्तों? 10 वर्ष तक। अगला प्रश्न है दोस्तों, कि कुछ मामलों को उच्च न्यायालय के हस्तांतरण संविधान के अनुच्छेद 228 के तहत किया जाता है, या किससे संदर्भित है? तो किसमें संदर्भित है दोस्तों? राज्य सरकार में। किसमें? राज्य सरकार में। अगला प्रश्न है दोस्तों, कि अनुच्छेद 226 की कार्रवाई के तहत किसी व्यक्ति की नज़रबंदी है, तो किसकी है? आपराधिक कार्यवाही की। किसकी दोस्तों? तो है आपराधिक कार्यवाही की। अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय की पीठ स्थित है। मध्य प्रदेश जो है उच्च न्यायालय की पीठ स्थित है, कहाँ है? वो इंदौर में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? इंदौर में। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से किस उच्च न्यायालय ने बंद को पहली बार असंवैधानिक घोषित किया? बंद को पहली बार असंवैधानिक घोषित किया किसने? केरल ने। किसने दोस्तों? केरल ने जो है पहली बार बंद को पहली बार असंवैधानिक घोषित किया। अगला है दोस्तों, कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो क्या है? पांडुचेरी।
तो पांडिचेरी क्या है दोस्तों, मद्रास। ठीक है, दूसरा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तो वो कहाँ है दोस्तों, कलकत्ता में। तीसरा है लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप दोस्तों कहाँ है, वो है केरल में। अब तुम्हारा कौन बचता है, दमन और दीव, तो दमन और दीव दोस्तों कहाँ है, दमन और दीव है दोस्तों मुंबई में। कहाँ है दमन और दीव, मुंबई में। अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है यदि सत्र न्यायालय ने दंड दिया हो, तो क्या 4 वर्ष या उससे अधिक का दंड दिया हो तब उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से लोक अदालत का लक्ष्य है सिवाय क्या कि आम आदमी के हाथों में शासन का अधिकार देना, तो ये लोक अदालत का लक्ष्य है। अगला प्रश्न है, जनहित याचिका PIL का क्या अर्थ है, तो इसका क्या अर्थ है दोस्तों, किसी भी व्यक्ति द्वारा जनहित के किसी विषय को अदालत में लाया गया मामला, ये है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो किसके द्वारा की जाती है दोस्तों, राज्यपाल के द्वारा। किसके, राज्यपाल के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होते हैं, किसके नियंत्रण के अधीन होते हैं जिला न्यायाधीश, तो वो होते हैं उच्च न्यायालय के अधीन। अगला प्रश्न है दोस्तों, खाली जगह, सर्वोच्च न्यायालय मामले पर पुनर्विचार करेगा और इसमें शामिल कानूनी मुद्दे भी उच्चतम न्यायालय सुनेगा, तो क्या होगा, अपीलीय न्याय क्षेत्र सर्वोच्च न्यायालय मामले पर पुनर्विचार करेगा और इसमें शामिल कानूनी मुद्दे भी उच्चतम न्यायालय सुनेगा, तो क्या हो जाएगा, अपीलीय न्यायालय क्षेत्र आ जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, डैश मामले का अर्थ है निचली अदालतों में अपील किए बिना सीधे सर्वोच्च न्यायालय में अपील किया जा सकता है, तो क्या है, रिट न्याय क्षेत्र मामले का अर्थ है निचली अदालतों में अपील किए बिना सीधे सर्वोच्च न्यायालय में अपील किया जा सकता है, तो क्या है दोस्तों, रिट न्याय क्षेत्र। अगला है दोस्तों कि निम्न अधिकार क्षेत्र में से कौन से अधिकार क्षेत्र के तहत कोई व्यक्ति जिसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है, तो कौन सा है दोस्तों, रिट न्याय क्षेत्र। कौन सा, रिट न्याय क्षेत्र। अगला प्रश्न है दोस्तों कि का अर्थ है कि भारत का राष्ट्रपति किसी भी सार्वजनिक महत्व के मामले से संबंधित या वह मुद्दा है जिसमें संविधान की व्याख्या निहित हो के लिए सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, तो क्या है, सलाहकारी न्याय क्षेत्र दोस्तों। क्या आएगा, सलाहकारी न्याय क्षेत्र। अगला है दोस्तों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र का उच्च न्यायालय किस राज्य के अंतर्गत आता है, तो ये आता है दोस्तों पश्चिम बंगाल के क्षेत्र के अधीन आता है। अगला है दोस्तों, लक्षद्वीप राज्य का उच्च न्यायालय भारत के किस क्षेत्र में स्थित है, तो किस क्षेत्र में स्थित है भारत के, तो ये है केरल क्षेत्र में दोस्तों। अगला है, भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याकार है, क्या है, सर्वोच्च न्यायालय है जो अंतिम व्याख्याकार है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, तो वो करता है राष्ट्रपति। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। और दोस्तों अगर अच्छी लगे वीडियो तो दोस्तों सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करके बताइए दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।